कंडक्टर की बात जहाँ तक है तो दो किस्म के मटेरियल्स हो सकते हैं। या तो वो ओम लॉ को फॉलो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। पिछले टॉपिक में ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं की, जो कि मैं ओमिक कंडक्टर के साथ ही रिलेट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? ओमिक कंडक्टर ये होते हैं कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं उसके एंड्स पे, अगर आप फिजिकल कंडीशन उस कंडक्टर की कांस्टेंट रखते हैं तो फिर उसके हिसाब से उतना ही करंट बनेगा। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि मैं 5 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ, वोल्टेज किसी कंडक्टर के एंड पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है, तो उससे लेट्स सपोज अगर 5 एम्पेयर करंट बन रहा है तो अगर इसको मैं 10 कर दूँगा तो 10 एम्पेयर करंट बनेगा। अगर 50 वोल्ट करता हूँ तो 50 एम्पेयर करंट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हो कि स्टेप वाइज जितने मैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, उसी हिसाब से मेरे पास करंट की वैल्यू भी बनेगी। और ऐसी चीज़ें जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं, इनका जो ग्राफ होता है वो लीनियर ग्राफ बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बनाया है ओमिक कंडक्टर का, जो कि ओम लॉ को फॉलो करते हैं। उसमें ये होता है कि करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है उसी हिसाब से जितना आप करंट प्रोवाइड वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और उसी हिसाब से हमारे पास जो है उसका ग्राफ एक लीनियर ग्राफ बनता है, एक स्लोप एक इंक्लाइनिंग ग्राफ बनता है। इंक्लाइनिंग इन डिक्लाइन ये तो डिपेंड करता है कि आप वोल्टेज की वैल्यू कम करेंगे तो फिर उस हिसाब से करंट की वैल्यू भी कम होगी, डिक्लाइनिंग ग्राफ बनेगा। और अगर आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर आप ओमिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो। नॉन ओमिक कंडक्टर फिर दो किस्म के ग्राफ बनाते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर ये होते हैं कि जो कि ओम लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब जितना आप वोल्टेज देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, उस हिसाब से करंट नहीं बढ़ता। कहीं कम वोल्टेज से ज़्यादा करंट बनना शुरू हो जाता है, कभी ज़्यादा वोल्टेज से कम करंट बनना शुरू हो जाता है। तो एक ओमिक कंडक्टर की निशानी नहीं है, ये एक नॉन ओमिक कंडक्टर है जो कि ओम लॉ को भी नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो किस्म की कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वहाँ पे करंट जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो वोल्टेज बढ़ती चली जा रही है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे होता है? ये हमारे पास नॉर्मली बल्ब जो होते हैं, जो फिलामेंट बल्ब होते थे जिसमें एक टंगस्टन वायर लगी होती थी, अक्सर वो उस टंगस्टन वायर की एक सेंसिटिविटी की वजह से और उसकी एक नाजुक नेचर की वजह से क्या होता था कि वो बल्ब जल्दी से फ्यूज़ हो जाता था। तो उस टंगस्टन वायर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको अगर आप देखें तो जितना आप वोल्टेज दे रहे हैं तो वक्त के साथ साथ वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। उसकी जो रेजिस्टेंस होती है आपको विजिबली आप उसको विजिबली मतलब देख सकते हो। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, हीट ज़्यादा हो जाती है, और हीट ज़्यादा होने की वजह से, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट उतना नहीं बन पाता। तो वो ओम लॉ को भी नहीं कर रहा। आप ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं लेकिन करंट नहीं बन रहा, बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ गई है। रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा। अब ये जो ग्राफ आपको दिखा रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है, इस ग्राफ में नॉन ओमिक कंडक्टर की वो टाइप बताई गई है जिसमें आप वोल्टेज देते हो तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ती है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसकी जो करंट की वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक एलिमेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। थर्मिस्टर्स ये ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अगर आप वोल्टेज देते हो तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, और बाकी एलिमेंट की बजाय इसमें ये ऐसा होता है कि मतलब बाकी एलिमेंट के साथ अगर इसको कंपेयर करें उनकी निस्बत, इसमें ऐसा होता है कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसकी जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो कम नहीं होती। वो क्यों होता है? बिकॉज ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, बीच में अगर आप देखें तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि थर्मिस्टर जो होते हैं, इसमें बीच में पहला वर्ड क्या आ रहा है? थर्म का आ रहा है, इज़ रिलेटेड टू हीट। तो जितनी ज़्यादा इसकी हीट बनेगी, जितना ज़्यादा इसकी हीट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, वो हीट की वैल्यू जो होती है वो आगे ज़्यादा करंट जनरेट करती है। और वो करंट क्यों जनरेट करती है? बिकॉज वहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा हीट की वजह से। उस एलिमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, और उन बॉन्ड्स टूटने की वजह से आपके पास नए इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जो कि फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर आपके पास फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं तो करंट ज़्यादा बनेगा। सो थर्मिस्टर्स में ऐसा होता है कि जब आप ज़्यादा वोल्टेज देते हो तो उसके हिसाब से बॉन्ड्स टूटने की वजह से फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और वो जो है वो फिर आगे करंट को कैरी करने में हेल्प आउट करते हैं। और बॉन्ड्स टूटते ही तब हैं जब आपके पास उस एलिमेंट की या उस कंडक्टर की जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो इतने लेवल पे चली जाती है जहाँ पे आपके पास वो टेम्परेचर बॉन्ड्स तोड़ना शुरू कर देता है। और उन बॉन्ड्स टूटने की वजह से आपके पास फिर क्या होता है, एक फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो एक सीक्वेंस बन जाता है, और वो आपको करंट जनरेट करके देना शुरू हो जाता है। अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब एक एलिमेंट है, उसकी रेजिस्टेंस
किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे इन्होंने मैंने मेंशन किया हुआ है कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, अगर लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम है। मैं आपको इसी चीज़ से एग्जांपल दे देता हूँ। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं और ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी, और अगर इसको मैं कम कर देता हूँ, लेट्स सपोज अभी इतनी लेंथ इसकी रहेगी, तो इसमें कम नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे और इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम लेंथ कम रेजिस्टेंस। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के पास क्या बनता है, इसका नॉर्मल एरिया तो कहीं ना कहीं बन जाएगा, लेकिन ये जो है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, और जितना कम होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। कहीं पे अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपको एटम्स की एक अरेंजमेंट दिखाऊँ ना, तो अगर ये इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसमें इतने सारे एटम्स हैं और उनकी आपस में स्पेसिंग बहुत कम है, ठीक है। अब कम क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, करंट आसानी से फ़्लो नहीं कर पाएगा। इसकी निस्बत अगर मैं बड़ा एक सर्कल बनाऊँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाऊँ, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स कम है और उसमें से गैप ज़्यादा है, उन एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेसेस हैं वो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो आसानी से फ़्लो करेगा। और करंट अगर आसानी से फ़्लो करे तो इसकी मतलब है कि इसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो कम थी। तो ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रेजिस्टेंस, कम क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, दीज टू क्वांटिटीज, डिस्टेंस और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब इन दोनों एलिमेंट्स को, दोनों जो प्रोपोर्शनैलिटीज़ हैं इनको कंबाइन करके लिखा जाए तो लिखा जा सकता है आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई ए, प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए। और इक्वल करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको कहा जाता है रो, जो कि रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। एल लेंथ है, ए जो है हमारे पास एरिया है, रो जो है ये रेजिस्टिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की, और आर जो है वो उसकी रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट पेज पे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि हमारे पास रेजिस्टिविटी जो होती है उसको कैसे रेजिस्टेंस से कंपेयर किया जा रहा है। कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 मीटर की लेंथ हो और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे फिर हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी हमारे पास 1 मीटर क्यूब का जो एक एलिमेंट होता है ना, इसका वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब बन रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ वायर इज़ नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी होती है इसका दूसरा जो नाम है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, दोनों एक ही चीज़ हैं। जहाँ तक इसकी यूनिट की ओम मीटर की बात कर रहे हैं तो बड़ी आसान सी बात हो जाती है। अभी आपने इक्वेशन जो बनाई थी वो ये थी कि आर इज़ इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, और इसको इधर ले आएँ, रो की जो वैल्यू है उसको आइसोलेट कर दें, हमारे कम्स आर ए डिवाइड बाय लेंथ। तो आर की वैल्यू हमारे पास होती है ओम में, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर में, और लेंथ की मीटर में। तो मीटर से कैंसिल आउट हो जाता है, और आपके पास जो जो रेजिस्टिविटी के यूनिट बनते हैं इज इक्वल टू ओम मीटर। तो ये इसके जो हैं वो यूनिट बन जाते हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की टॉपिक की जहाँ तक बात है तो हमने स्टार्ट में इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लिया था। आपकी बुक में जो बातें डिस्कस की गई मैं उससे रिलेटेड बात कर लेता हूँ। कंडक्टर्स को कंडक्टर्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो करंट को, एक्सटर्नल एनर्जी को, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसको कैरी करके आगे लेके जा सकते हैं। अब इसको कैरी करके आगे लेके जाने के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट करने के लिए आपका जो बेसिक एलिमेंट है जो कि रिक्वायर्ड है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन नहीं जो कि एटम की इन्फ्लुएंस के अंदर हो, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि एटम से एटम की जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं उनसे इंडिपेंडेंट हो, फ्रीली मूव कर रहा हो। तो ऐसे एलिमेंट में अगर जिसमें फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। यही कंडक्टर्स जो होते हैं ये करंट को आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, और इसी वजह से हमारे पास जो है वो कंडक्टर्स में फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है। और इसी एग्जाम्पल में आपके पास सारे मेटल्स आ जाते हैं, लेड वगैरह की एलिमेंट्स आ जाते हैं। बस जिस एलिमेंट में आपके पास फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं वो, या फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। मेटल, स्टील, कॉपर, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास हैं जो कि कंडक्टर्स में आ सकती हैं। रही बात इंसुलेटर्स की तो वो इससे ऑपोजिट केस हो जाते हैं। इंसुलेटर्स में हमारे पास क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो एटम्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ देयर एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के इन्फ्लुएंस के अंदर होते हैं,
और उसमें से उन इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करना, उनको डिटैच करना है, उसको लिबरेट करना उसके स्पेसिफिक ऑर्बिट से, उस न्यूक्लियस से बाहर उसको लेके आने आसान नहीं होता। और अगर आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर नहीं बन सकते, मतलब एनर्जी कैरियर्स नहीं बन सकते, तो फिर आप उनसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब कैरी करके फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, फ्रीली में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो जो बाहर से एनर्जी आने वाली है वो उसी एंड पे रुकेगी जहाँ पे आप उसको लेके आना चाह रहे थे। इसकी एग्जांपल वैसी होती है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल किसी घर के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, कोई बंदा है नहीं घर में, और आप उसको नॉक कर रहे हो तो दरवाजे पे खड़ा रहेगा, वो अंदर नहीं जा सकता, बिकॉज उसको रिसीव करने के लिए अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है। तो अगर कोई बंदा नहीं होगा तो उसको रिसीव नहीं करेगा, वो बंदा बाहर ही खड़ा रहेगा जो गेस्ट है। इसी तरह से अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर वो बाहर है, वो बाहर से आप एक एंड ऑफ दैट इंसुलेटर आप उसको अंदर लेके आना चाह रहे हो, तो उसको अंदर लेके आने के लिए, उसको कैरी करने के लिए फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जबकि हमारे पास जो इंसुलेटर है उसमें सारे के सारे एटम्स जो हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर रखे हुए होते हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, जैसे कि कंडक्टर्स में होता था। अगर ये मूव नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते, रैंडमली मूव नहीं कर सकते, तो फिर वो एनर्जी कैरीज नहीं बन सकते, वो बाहर से आने वाली एनर्जी को फॉरवर्ड करते हुए आगे दूसरे एंड तक नहीं लेके जा सकते। इसी वजह से इनको इंसुलेटर कहा जाता है। और यहाँ पे जो इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स हैं, आप जनरल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो प्लास्टिक होता है या स्टोन या इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इंसुलेटर होते हैं, जो करंट कंडक्ट नहीं करते। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की टॉपिक की जहाँ तक बात है, तो हमने स्टार्ट में इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लिया था। आपकी बुक में जो बातें डिस्कस की गई मैं उससे रिलेटेड बात कर लेता हूँ। कंडक्टर्स को कंडक्टर्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो करंट को, एक्सटर्नल एनर्जी को, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसको कैरी करके आगे लेके जा सकते हैं। अब इसको कैरी करके आगे लेके जाने के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट करने के लिए आपका जो बेसिक एलिमेंट है जो कि रिक्वायर्ड है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन नहीं जो कि एटम की इन्फ्लुएंस के अंदर हो, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि एटम से एटम की जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं उनसे इंडिपेंडेंट हो, फ्रीली मूव कर रहा हो। तो ऐसे एलिमेंट में अगर जिसमें फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। यही कंडक्टर्स जो होते हैं ये करंट को आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। और इसी वजह से हमारे पास जो है वो कंडक्टर्स में फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है। और इसी एग्जांपल में आपके पास सारे मेटल्स आ जाते हैं, लेड वगैरह की एलिमेंट्स आ जाते हैं। बस जिस एलिमेंट में आपके पास फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं वो, या फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, मेटल, स्टील, कॉपर, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास हैं जो कि कंडक्टर्स में आ सकती हैं। रही बात इंसुलेटर्स की, तो वो इससे ऑपोजिट केस हो जाते हैं। इंसुलेटर्स में हमारे पास क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो एटम्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ देयर एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के इन्फ्लुएंस के अंदर होते हैं, और उसमें से उन इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करना, उनको डिटैच करना है, उसको लिबरेट करना उसके स्पेसिफिक ऑर्बिट से, उस न्यूक्लियस से बाहर उसको लेके आने आसान नहीं होता। और अगर आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर नहीं बन सकते, मतलब एनर्जी कैरियर्स नहीं बन सकते, तो फिर आप उनसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब कैरी करके फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, फ्रीली में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो जो बाहर से एनर्जी आने वाली है वो उसी एंड पे रुकेगी जहाँ पे आप उसको लेके आना चाह रहे थे। इसकी एग्जांपल वैसी होती है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल किसी घर के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं, कोई बंदा है नहीं घर में, और आप उसको नॉक कर रहे हो तो दरवाजे पे खड़ा रहेगा, वो अंदर नहीं जा सकता, बिकॉज उसको रिसीव करने के लिए अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है। तो अगर कोई बंदा नहीं होगा तो उसको रिसीव नहीं करेगा, वो बंदा बाहर ही खड़ा रहेगा जो गेस्ट है। इसी तरह से अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर वो बाहर है, वो बाहर से आप एक एंड ऑफ दैट इंसुलेटर आप उसको अंदर लेके आना चाह रहे हो, तो उसको अंदर लेके आने के लिए, उसको कैरी करने के लिए फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जबकि हमारे पास जो इंसुलेटर है उसमें सारे के सारे एटम्स जो हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर रखे हुए होते हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, जैसे कि कंडक्टर्स में होता था। अगर ये मूव नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते, रैंडमली मूव नहीं कर सकते, तो फिर वो एनर्जी कैरीज नहीं बन सकते, वो बाहर से आने वाली एनर्जी को फॉरवर्ड करते हुए आगे दूसरे एंड तक नहीं लेके जा सकते। इसी वजह से इनको इंसुलेटर कहा जाता है। और यहाँ पे जो इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स हैं, आप जनरल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो प्लास्टिक होता है या स्टोन या इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इंसुलेटर होते हैं, जो करंट कंडक्ट नहीं करते हैं।